हेलो गाइस, वेलकम टू बायोक्वेस्ट। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कैंसर। आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने कैंसर को चूज किया है। देखिए, कैंसर जो है काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको 3 वीडियोस में डिवाइड करेंगे। सारी वीडियोस लगभग 1 घंटे के आसपास होने वाली हैं, ज्यादा भी हो सकता है। जो पहला टॉपिक रहेगा दैट इज गोइंग टू बी द बेसिक्स, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी द कैंसर क्रिटिकल जीन्स, जिनमें हम ऑन्कोजीन्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी दैट इज गोइंग टू बी ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखिए, ये एक बेसिक्स टू एडवांस जो हमारी सीरीज है उसका एक पार्ट है, और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के समय में 1 out of 5 ह्यूमन बींग्स दे डाई ऑफ कैंसर। सो कैंसर यू कैन से इट इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी में बेसिकली 2 तरह की सेल्स होती हैं। हमारे पास सोमेटिक सेल्स होती हैं और हमारे पास गैमेटिक सेल्स होती हैं। जो सोमेटिक सेल्स हैं, इनका कुल मिला के जो कंप्लीट फंक्शन है वो ये होता है कि वो सपोर्ट करती हैं गैमेटिक सेल्स को, ताकि गैमेटिक सेल्स जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट कर सके। क्योंकि अगर हम बात करें तो हम जो है, हमारी जो सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, ये सारी उम्र जिंदा नहीं रहने वाली, बट गैमेटिक सेल्स के थ्रू हम रिप्रोडक्शन करके हमारे जीन्स को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं अगली जनरेशन तक। तो इसके लिए सोमेटिक सेल्स के ऊपर जो है, देखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उनको ध्यान रखना है हर प्रोसेस का जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करे, क्योंकि मेन गोल जो है हमारी लिविंग का वो क्या है, रिप्रोडक्शन। सोमेटिक सेल्स जो हैं अपना सारा फंक्शन इसी चीज़ के ऊपर कोऑर्डिनेट करती है। नेक्स्ट थिंग जो है सोमेटिक सेल्स के बारे में, देखिए, इनके अंदर कंट्रोल डिवीजन होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने वाली है, इनके अंदर कंट्रोल डिवीजन है। बट कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू सेवरल सर्कमस्टांसेस, जो सोमेटिक सेल्स हैं वो थोड़ी सी भटक जाती हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशंस, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और जब ये यू कैन से अनकंट्रोल्ड और अनडिफरेंशिएटेड डिवीजन करती हैं, यहाँ पे 2 नई टर्म है हमारे पास, अनकंट्रोल्ड और अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन। किसी भी कारणवश, यूजुअली म्यूटेशंस की वजह से होता है ये। म्यूटेशंस की वजह से जब जो सोमेटिक सेल्स हैं हमारी बॉडी की, वो अनकंट्रोल्ड और अनडिफरेंशिएटेड सेल डिवीजन करने लगती हैं, उस सिनेरियो के अंदर आपकी जो सोमेटिक सेल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं कैंसर सेल्स में। सो कैंसर बेसिकली क्या है, इट इज एन अनकंट्रोल्ड अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। लेकिन इसमें 2 टर्म है, उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है अनकंट्रोल्ड। देखिए, नॉर्मल जो सेल्स हैं हमारी सोमेटिक सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो सोमेटिक सेल्स भी जो है डिवीजन करती है। मान लीजिए ये जो है हमारे पास एक सेल है, तो ये डिवाइड करेगी और ऑब्वियसली हमारे पास 2 सेल्स जो है वो आ जाएंगी। दिक्कत तब आती है जब किसी भी कारणवश, लगा लीजिए फॉर एग्जांपल, इमेजिन कीजिए कि आपकी कार के अंदर ब्रेक्स नहीं है। अब कार एक्सेलरेट तो कर सकती है लेकिन डी एक्सेलरेट नहीं कर सकती, मतलब रुक नहीं सकती, एंड दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। सिमिलरली सोमेटिक सेल्स के अंदर डिवीजन के ऊपर, सेल डिवीजन के ऊपर ब्रेक्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश उन ब्रेक्स के अंदर दिक्कत आ जाए तो आपकी जो सेल डिवीजन है वो रुकेगी नहीं। ये दिक्कत यूजुअली आती है म्यूटेशंस की वजह से। म्यूटेशंस जो अलग अलग तरह के म्यूटेशंस हैं हमारे पास, वो ये जो कारण है कैंसर सेल्स के बनने के पीछे, सबसे बड़ा कारण हमारी म्यूटेशंस ही। जब सेल्स जो हैं अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लग जाती हैं तो हमारे पास दिक्कत आती है। अनदर थिंग जो सोमेटिक सेल्स के अंदर है लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर नहीं है, यूजुअली क्या होता है, लगा लीजिए हमारे बॉडी में स्टेम सेल्स होती हैं। स्टेम सेल्स जो है वो प्लूरिपोटेंट हैं, उनको वो बार बार डिवाइड कर सकती हैं और वो नई सेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म भी हो सकती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब स्टेम सेल्स डिफरेंशिएशन करती हैं, या फिर इसका हम दूसरा जो कॉमन नेम है स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आप लोग बड़े होते हैं, जब बच्चे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आप भविष्य में जाके क्या बनने वाले हैं, लेकिन फिर आप लगा लीजिए आपने बायोलॉजी फील्ड को चुना, आप बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, आपको स्पेशलाइजेशन आ जाती है, अब आप किसी और फील्ड में नहीं जा सकते। सिमिलरली जो आपकी स्टेम सेल्स हैं ये बार बार डिवाइड करती हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन करती हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपकी जो है स्टेम सेल्स क्या करेंगी, स्पेशलाइज कर जाएंगी कुछ फीचर्स में। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स का। जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं ये आपके यू कैन से बोन मैरो के अंदर देखने को मिलती हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और ये लगभग, इनके पास कैपेसिटी होती है कि ये हर तरह की ब्लड सेल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो इनके पास कैपेसिटी है कि ये हर तरह की सेल बना सकते हैं। लेकिन जब लगा लीजिए ये डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने के बाद ये चूज करती हैं कि मुझे आरबीसी बनना है, मुझे डब्ल्यूबीसी बनना है, या फिर मुझे मेगा कैरियोसाइट बनना है। मेगा कैरियोसाइट बेसिकली जो कि प्लेटलेट्स बनाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जब सेल डिवाइड करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन के अंदर चली जाए। बट अगर कोई म्यूटेशन है तो उसकी वजह से जो है वो सेल
स्पेशलाइजेशन नहीं करेगी, डिफरेंशिएशन वहां पे उस सिनेरियो के अंदर नहीं होगा, कंट्रोल जो है वो भी नहीं रहेगा सेल डिवीजन के ऊपर, तो बेसिकली अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम नॉर्मल सोमेटिक सेल्स की बात करें तो सोमेटिक सेल्स जो है वो बड़ी अच्छी होती हैं। कैसे? सोमेटिक सेल्स जो है वो सेल्फलेस होती हैं। सेल्फलेस कहने का मतलब कुछ इस तरीके से लगा लीजिए कि किसी सोमेटिक सेल के अंदर किसी भी कारणवश कोई दिक्कत आ जाती है तो वो जो है अपने बारे में ना सोचते हुए, पूरे टिश्यू या पूरी बॉडी के बारे में सोचते हुए वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एपोप्टोसिस या फिर प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो मैंने बताया। तो ये जो है दे बिलीव इन द सर्वाइवल ऑफ बॉडी, नॉट ऑन द सर्वाइवल ऑफ सेल। तो इसलिए हम सोमेटिक सेल्स को मानते हैं कि दे आर वेरी सेल्फलेस, बट कैंसर दे आर हाईली सेल्फिश सेल्स। इन्हें सिर्फ अपने बारे में फर्क पड़ता है, इन्हें दूसरों के बारे में, दूसरी सेल्स या दूसरी बॉडी टिश्यूज के बारे में कोई इन्हें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कैंसर सेल्स हैं जो कि हाईली सेल्फिश हैं, बट सोमेटिक सेल्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी सेल्फलेस। अब आइए बात करते हैं कैंसर सेल्स के बारे में। देखिए कैंसर सेल्स और सोमेटिक सेल्स में फर्क क्या है? पहली बात तो यही है कि वो सेल्फिश हैं और आपकी सोमेटिक सेल्स दे आर हाईली सेल्फलेस। बट विद दैट अगर मैं कैंसर सेल्स की बात करूं तो कैंसर सेल्स के अंदर कुछ दो चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ उन्हीं के अंदर देखने को मिलती हैं। इनमें से एक जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इट मीन्स दैट कि जो नॉर्मल सेल डिवीजन के रूल्स हैं, द नॉर्मल सेल डिवीजन रूल्स डज नॉट अप्लाई हियर। ओके, डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ कैंसर सेल्स। बेसिकली ये कर सकती हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। लगा लीजिए किसी भी सेल को नॉर्मली अगर आपकी सेल को डिवाइड करना है तो उसे किसी तरह के सिग्नल पे वो डिपेंडेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा लीजिए एक एपिडर्मल सेल है हमारे पास जो यूजुअली डिवाइड नहीं करती, लेकिन कुछ सिनेरियोज के अंदर ये जो सेल है आपकी एपिडर्मल सेल्स ये जो है डिवाइड कर सकती है। इसे चाहिए ग्रोथ फैक्टर्स। ग्रोथ फैक्टर्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कि आपकी सेल को सिग्नल करते हैं कि अब आप सेल डिवीजन कर सकते हैं। एपिडर्मल केसेस के केस में हमारे पास अगेन ग्रोथ फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास जो कि अब ये इनको अलाउ करते हैं सेल्स को सेल डिवीजन करने के लिए। सिमिलरली जब आपके हमारे बॉडी में बहुत तरह के ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, एंजियोजेनेटिक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो उन सबका अपना अपना फंक्शन है। तो बेसिकली जब तक आपके पास ग्रोथ फैक्टर नहीं आएगा आप सेल डिवीजन नहीं कर सकते। बट कैंसर सेल्स के केस में थोड़ा सा उल्टा है। कैंसर सेल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं वो, या मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कैंसर सेल है, अब इसको डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड करने के लिए आपको सिग्नल तो चाहिएगा, लेकिन इस सिनेरियो में कैंसर सेल्स क्या करती हैं, वो खुद ही सिग्नल्स को प्रोड्यूस करती हैं और खुद ही उन्हें रिसीव कर लेती हैं। इसका मतलब दे कैन डू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ओके, तो इसमें देखने वाली बात हमारे पास ये है कि लगा लीजिए कि एपिडर्मल सेल्स को ग्रोथ फैक्टर नहीं दिया जाए तो वो सेल डिवीजन नहीं कर सकती। बट कैंसर सेल्स के केसेस में वो खुद ही सिग्नल को प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही उनको रिसीव करते हैं। इस सिस्टम को बोला जाता है द ऑटोक्राइन सिस्टम। ओके, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, दैट इज अ मोर टेक्निकल टर्म। सो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का यूज करके जो आपकी कैंसर सेल्स हैं दे कैन डिवाइड अनकंट्रोलेबली, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इमेजिन कीजिए, अब यहाँ पे हम सिनेरियो लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो है एक सेल है, ये सेल है, अब ये सेल डिवाइड करेगी, वो सेल फिर फर्दर डिवीजन होगा। तो ऐसा करते करते आपके पास एक मास ऑफ सेल आ जाएगा। इस मास ऑफ सेल को अगर आप देखेंगे तो ये कहलाता है आपका, इसको बोलते हैं ट्यूमर। ये है हमारे पास ट्यूमर। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, इसको नियोप्लाज्म भी हम बोल सकते हैं। बेसिकली इट इज जस्ट अ मास ऑफ abnormal cells which is growing and you can say replicating on an uncontrolled manner. So हमारे पास यहाँ पे एक नई टर्म है ट्यूमर। सो ट्यूमर के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं बेसिकली ट्यूमर को एक्सप्लेन कर सकता हूँ by saying that it is a new growth, because neo means new, so it is a new growth of abnormal cells, जो कि हमारी कैंसर सेल्स हैं। यहाँ पे मैंने इनको एबनॉर्मल सेल्स कहा है, दैट ग्रो, जो कि ग्रो करती रहती हैं, एंड प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट बेसिकली मीन्स की रेप्लिकेट, जो कि सेल डिवीजन करती रहती हैं इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, एक अनकंट्रोल्ड मैनर।
सो बेसिकली कुल मिला के बात यह है कि जब बहुत सारी सेल्स बार बार डिवाइड करने लग जाती हैं तो आपके पास एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक गुच्छा बन जाता है। उस गुच्छे को क्या कहते हैं हम? ट्यूमर, या फिर उसका दूसरा नाम जो है हमारे पास नियोप्लाज्म। सो बेसिकली ये है आपके पास ट्यूमर। जो दूसरी प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की, इस प्रॉपर्टी से जो आपकी ये जो पहली प्रॉपर्टी है कैंसर सेल्स की कि उनके पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, तो उससे ट्यूमर बनता है, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास लगा लीजिए आपकी बॉडी में कहीं पे ट्यूमर बनता है और वो एक ही जगह पे रहता है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक वीडियो है जो कि एक ट्यूमर है एक बेसिकली, और ये ट्यूमर जो है एक ही जगह पे फिक्स है, तो इससे हमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। इसको निकालना भी आसान है, इसका ट्रीटमेंट भी आसान है। मेजोरिटी ऑफ द इशू कहाँ आते हैं? जब एक प्रोसेस होती है कि जो ये सेल्स हैं, द कैंसर सेल्स, दे स्टार्ट इन्वेडिंग। कैंसर सेल्स दे इन्वेड and colonize the other you can say the other territories। तो इस कंडीशन में दिक्कत हमें आती है, जिसकी वजह से हमारे जो अदर फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है, उस पर इफेक्ट होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें कैंसर सेल्स, लगा लीजिए ये है आपका बॉडी, दिस इज पार्ट ए, जिसके अंदर आपके पास कोई ना कोई एक आपके पास ट्यूमर है, और यहाँ पे मैं एक ट्यूमर बना देता हूँ। सो दिस इज अ ट्यूमर, इट इज प्रेजेंट ऑन पार्ट ए ऑफ आवर बॉडी, बट ये पार्ट ए से माइग्रेट करके आपका चला गया पार्ट बी पे। तो पार्ट बी पे जब ये जाता है तो इस यहाँ पे जाके ये इन्वेड करता है, मतलब कि दूसरे टिश्यू के अंदर घुसता है और कॉलोनाइज करता है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आके अपनी कॉलोनी शुरू करता है, अपनी ग्रोथ को शुरू करता है। तो बेसिकली स्टार्ट में इमेजिन कीजिए कि कंडीशन आपके पास कुछ इस तरीके की थी कि इस टिश्यू के अंदर आपके पास बहुत सारी ट्यूमर सेल्स थी, बहुत सारी कैंसर सेल्स थी। अब उनमें से कुछ सेल्स जो हैं वो दूसरे पार्ट में जाके यहाँ पे दिक्कत करने लगे। अब मान लीजिए कि ये आपका जो पार्ट बी है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्यूमर बनता है तो आपको दिक्कत आएगी रेस्पिरेशन में, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और फाइनली आपकी डेथ भी हो सकती है। सो कुछ इस तरीके से काम करती हैं आपकी कैंसर सेल्स। अब बात करते हैं इस ट्यूमर के बारे में, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। तो ट्यूमर की जो ये डेफिनेशन है, अ न्यू ग्रोथ ऑफ abnormal सेल्स दैट ग्रो एंड प्रोलिफरेट इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, ये हाईली एक्यूरेट है। अब बात करते हैं जो ट्यूमर है हमारे पास, ट्यूमर काफी तरह का हो सकता है। सो देखिए, ट्यूमर जो है बेसिकली आपको काफी तरह का नहीं हो सकता, मैं माफी चाहूंगा। ट्यूमर बेसिकली आपका दो तरह का आपको देखने को मिलता है। एक ट्यूमर को बोलते हैं बेनिन और दूसरे को बोलते हैं हम मैलिग्नेंट। यहाँ पे एक नई टर्म भी आएगी हमारे पास, देखिए बेनिन। सबसे पहले बेनिन और मैलिग्नेंट, इन दो को समझते हैं। बेनिन ट्यूमर ऐसे ट्यूमर होते हैं जिनके अंदर कैंसर सेल्स या नियोप्लास्टिक सेल्स, हम कैंसर सेल्स वर्ड यूज करेंगे, काफी कॉमन टर्म है हमारी ये। कैंसर सेल्स जो हैं वो ग्रो तो कर रही हैं, दे ग्रो एंड प्रोलिफरेट, मतलब कि ग्रो कर रही हैं और रेप्लिकेट कर रही हैं, बट एट अ पर्टिकुलर साइट, मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो प्रेजेंट हैं। तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं द बेनिन ट्यूमर, जिसके अंदर आपका जो ट्यूमर है वो आपकी एक जगह पे फिक्स है। जो दूसरा सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट। एक ट्यूमर और एक कैंसर में कुछ फर्क है। ट्यूमर कैंसर तब कहलाता है जब वो एक जगह से जाके दूसरी जगह पे इन्वेड करने लग जाए। सो बेसिकली दिस इज द ट्रू कैंसर, द मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसको हम बोलते हैं ट्रू कैंसर। सो ट्रू कैंसर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए इनके पास दे हैव द एबिलिटी टू इन्वेड, मतलब कि ये दूसरे के इलाके में घुस सकते हैं। एबिलिटी टू इन्वेड एंड कॉलोनाइज, मतलब कि ये दूसरे के एरिया में जाके वहां पे अपनी बस्ती बसा सकते हैं। बेसिकली वहां पे भी ट्यूमर हो जाएगा। सो बेसिकली अब देखिए इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके एक ही जगह पे ट्यूमर था, इस ट्यूमर को हम बोलते हैं बेनिन। लेकिन जब ये ट्यूमर सेल्स, ये कैंसर सेल्स अलग अलग पार्ट्स में, जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में जाएं, अलग अलग जगह पे जा सकती हैं और वहां पे जाके ये ट्यूमर्स करने लग जाएं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो प्रॉपर्टी है इन्वेजिवनेस की, ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है आपके ट्यूमर्स का। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्मल डक्ट है, हमने एक नॉर्मल जो है हमारी वेसल ली है कोई भी, और वेसल का बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। आपके पास एंडोथेलियल सेल्स हैं, आपके पास बेसल लेमिना है,
लेकिन ये जो आपके पास येलो कलर में दिख रहा है ये बेसल लेमिना है, ये एंडोथेलियल सेल है। अब मान लीजिए कि इस एरिया के अंदर किसी सेल के अंदर, इस सेल के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई जिसकी वजह से ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही है। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन मतलब कुछ इस तरीके से जो सेल्स हैं आपकी वो इकट्ठी हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेनिंग ट्यूमर, क्योंकि देखिए सेल्स जो हैं आपकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही हैं, वो डिफरेंशिएट या स्पेशलाइज भी नहीं कर रही हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे फिक्स है, एक पर्टिकुलर साइट पे। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेनिंग ट्यूमर। लेकिन जब इनमें से कुछ सेल, फॉर एग्जांपल ये जो आपको रेड कलर में यहाँ पे सेल्स दिख रही हैं, जब इस टिश्यू को छोड़ के बाहर जाने लग जाएं और दूसरे टिश्यू को इन्वेड करने लग जाएं, इस कंडीशन में इस ट्यूमर को बोला जाता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ पे एक और चीज जो मेंशन करने लायक है वो है एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। सो मेटास्टेसिस बेसिकली you can say it is a process that allows cancer cells to invade new tissue, to invade and colonize new tissues। अब ये प्रोसेस होती कैसे है ये सब हम जानकारी जरूर लेंगे। आम तौर पे जो इन्वेजन है वो बेसिकली कुछ उसके फिक्स तरीके हैं जिनके थ्रू होता है। यूजुअली या तो ये ब्लड के थ्रू होगा या फिर आपके जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके थ्रू होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट का मेथड जो है वो चाहिएगा। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन मेथड दो ही होते हैं हमारे पास मेन। तो हमारे पास यू कैन से ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स हैं। तो इनका यूज करके जो सेल्स हैं वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाने लग जाए। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस कंडीशन को जहाँ पे बेनिंग ट्यूमर है इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूमर। इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्यूमर क्योंकि ये एक ही जगह पे फिक्स है। लेकिन जब ये लगा लीजिए ये रेड सेल्स जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये आगे जाके किसी और टिश्यू में जब यू कैन से अपनी इन्वेड करेंगी और अपनी कॉलोनी बनाएंगी, तो उस कंडीशन में जो आपका प्राइमरी ट्यूमर है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी ट्यूमर। सो बेसिकली जो आपके मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो आपके यूजुअली सेकेंडरी ट्यूमर्स होते हैं। ओरिजिन जो है वो आपका यहीं से है, ये आपका ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ से सेल्स जो है वो मेटास्टेसिस की प्रोसेस का यूज करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। सो ये था आपके दो टाइप के ट्यूमर। अब इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। देखिए क्लासिफिकेशन, ऑब्वियसली हमें क्लासिफाई तो करना ही पड़ेगा। हम किसी भी चीज को अगर स्टडी करना चाहते हैं तो क्लासिफिकेशन जो है उसके लिए जरूरी है। इट मेक्स इट इजी टू स्टडी द पर्टिकुलर थिंग। सो देखिए जो क्लासिफिकेशन है कैंसर सेल्स की, ये काफी इसके अलग अलग बेसिस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे जो कॉमन बेसिस है वो है ऑन द सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ टिश्यू और सेल। मतलब कि जहां से आपकी कैंसर जो है वो ओरिजिनेट हुई है वो कौन सा टिश्यू या कौन सा सेल था, तो उस तरीके से हम हमारी जो कैंसर सेल्स हैं इसको बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे फॉर एग्जांपल देखिए आपने सुना होगा कार्सिनोमा, एक बहुत ही कॉमन टाइप का कैंसर है जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। सो कार्सिनोमा क्या है, ये वो ऐसी कैंसर दैट अराइजेस फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स, अराइजेस फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स। मतलब जो आपकी एपिथेलियल सेल्स हैं जब उनसे कैंसर का ओरिजिन होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है यूजुअली 80% ऑफ द कैंसर जो है वो कार्सिनोमा होती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखिए जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये यूजुअली जो है जो हमारी एपिथेलियल सेल्स हैं दे आर एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो ये हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोज सेल्स होती हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति एक्सपोज हैं। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं म्यूटेशन के, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर म्यूटेशंस होती हैं, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोज सेल हैं ये हमारी, और यहाँ पे चांसेस ऑफ म्यूटेशन जो है वो नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ज़्यादातर आपकी कैंसर्स होती हैं वो 80% जो है वो कार्सिनोमाज ही होती हैं। ठीक है। सो इसके बाद जो अगला टाइप है हमारे पास उसको बोलते हैं हम सार्कोमास। सो सार्कोमास बेसिकली इट इज अ कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि जब आपकी बॉडी में कैंसर ओरिजिनेट करता है किसी भी कनेक्टिव टिश्यू, फॉर एग्जांपल आपके मसल्स, आपके बोन्स, जब इनसे आपका कैंसर जो है ओरिजिनेट करता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सार्कोमा। अगला जो है हमारे पास दैट इज यू कैन से हम इसको ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा, काफी कॉमन टर्म है।
ल्यूकीमिया, ये आपका तीसरा टाइप है। बेसिकली ल्यूकीमिया मीन्स जो कैंसर का ओरिजिन है, द कैंसर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वाइट ब्लड सेल्स, और यू कैन से द ब्लड सेल्स बेसिकली, बट मोस्ट कॉमनली आपको वाइट ब्लड सेल्स से ही ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जब वाइट ब्लड सेल्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिले तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकीमिया। तो ये हमारे तीन जो हैं अलग अलग तरह की बेसिक टाइप्स ऑफ कैंसर हैं। जो नॉमेनक्लेचर है कैंसर का, भाई कैंसर्स को नाम कैसे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सुना होगा तो नाम देने के पीछे ना रीजन होते हैं। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखने वाली है, जो बेनिन ट्यूमर है उसके लिए नाम जो है हम अलग रखते हैं, और जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसके लिए नाम जो है हम अलग रखते हैं, क्योंकि हमें, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं दोनों के अंदर। तो इस वजह से हम दोनों ट्यूमर्स के लिए अलग अलग नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक में बहुत ही कॉमन एपिथेलियल ट्यूमर है जिसको बोलते हैं एडिनोमा। एडिनोमा जो है हम ये टर्म यूज करते हैं जब जो आपका ट्यूमर है वो बेनिन कंडीशन में हो, लेकिन जैसे ही ये मैलिग्नेंट बनता है हम इसका नोमेनक्लेचर चेंज करके इसको बोलते हैं एडिनोसार्कोमा। ये सेम कैंसर है, बस फर्क क्या है कि एक में ये मैलिग्नेंट फॉर्म में है, दूसरे के अंदर ये जो है हमारी बेनिन फॉर्म में। अनदर एग्जांपल जो है हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द कैंसर ऑफ द कार्टिलेज सेल्स, और यू कैन से कार्टिलेजेस की वजह से जो कैंसर हमें होती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा हम उसको तब टर्म यूज करेंगे जब वो अपनी बेनिन फॉर्म में होती है। सो बेसिकली इट इज अ कैंसर ऑफ द कार्टिलेजेस, और इसके बाद जब वो मैलिग्नेंट फॉर्म में जाती है उस कंडीशन में इसको हम बोला जाता है कॉन्ड्रोसार्कोमा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ओरिजिन जो है वो कार्टिलेजेस है। कार्टिलेजेस जो हैं आपके एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो वहाँ पे हमारे पास, इसलिए हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। अब देखें, अब जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखने वाली हैं। फॉर एग्जांपल हम अलग अलग कैंसर्स के नाम जो है अलग अलग सिनेरियोज पे भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए कि आपकी जो कैंसर सेल है उसका ओरिजिन, हमारे पास एक तरह की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब केराटिनोसाइट्स। सो केराटिनोसाइट्स जो हैं इनकी स्टेम सेल्स होती हैं हमारे पास। जो केराटिनो स्टेम सेल्स हैं हमारे पास, जब इनकी वजह से हमें कैंसर होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, यू कैन से बेसल सेल सार्किनोमा। सो इनकी वजह से हमारे पास जो कैंसर है उसको हम बोलेंगे बेसल सेल सार्सिनोमा। सो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि मोस्ट नॉमेनक्लेचर के अंदर, ये हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर के अंदर मैटर ये करता है, हम ये चीज जरूर मेंशन करते हैं कि जो सेल कैंसर है उसका ओरिजिन कहाँ से। तो इससे आपको देखते ही बेसल सेल सार्किनोमा हमें पता लग जाता है कि ओके इसका ओरिजिन जो है वो हुआ है हमारी केराटिनोसाइट से। ठीक है, सो होता क्या है कि एक्चुअली केराटिनोसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे साइटोकेराटिन्स या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स वो बनाने लग जाती हैं, उस केस के अंदर हमारा जो कैंसर है वो होता है। अनदर एग्जांपल लेट्स टेक मेलानोमा। ये आपको यूजुअली अगर आप बहुत ज़्यादा यूवी रेस के अंदर, यू कैन से बहुत ज़्यादा सारी यूवी रेस से आपका एक्सपोजर हुआ है तो उस केस में आपको मेलानोमा होगा। मेलानोमा बेसिकली अगर आपको पता हो तो ये मेलानोसाइट्स के वजह से होता है। सो हमारे पास जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी वजह से, मेलानोसाइट्स अगर आपको याद हो, दीज आर द पिगमेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। आपका जो रंग है वो इन्हीं की वजह से होता है। सो बेसिकली कैंसर जो है वो अलग अलग टिश्यू से ओरिजिनेट होती हैं और उन बेसिस पे उनका नाम अलग अलग रखा जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना चाहूंगा अबाउट कैंसर, कि कैंसर का जो ओरिजिन है वो सिंगल सेल से होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो बट यहाँ पे एक सिंगल सेल आपको कैंसर दे सकती है। सो बेसिकली ओरिजिन फ्रॉम अ सिंगल सेल। जो कैंसर का ओरिजिन है वो आपकी सिर्फ एक सेल से भी हो सकता है, यूजुअली एक ही सेल से ही होता है आपका। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैं यहाँ से कहना क्या चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली जो कैंसर है वो एक अबनॉर्मल सेल से आपके ओरिजिनेट होती है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम नॉर्मल सेल्स रखते हैं हमारी। अब यहाँ पे बहुत सारी ये नॉर्मल सेल्स हैं, लेकिन इनमें से किसी सेल के अंदर किसी भी कारणवश लगा लीजिए कि आपके पास एक सेल जो है वो आपकी, उसके अंदर दिक्कत आ गई है, कोई म्यूटेशन आ गई जिसकी वजह से अब ये जो सेल है, बाकी सेल्स जो हैं आपकी वो सेम रहने वाली हैं, लेकिन जो ये एक सेल है जिसके अंदर म्यूटेशन आई है ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैसे?
ऑब्वियसली ये सेल जो है अब बार बार अनकंट्रोल डिवीजन करके अपनी जो पॉपुलेशन है, सेल पॉपुलेशन है, उसको बढ़ा देगी। और जब ये पॉपुलेशन एक साइज तक बढ़ जाएगी, उस सिनेरियो के अंदर हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे, दिस कंडीशन विल बिकम बेनिन ट्यूमर, क्योंकि अब ये जो है एक ट्यूमर का फॉर्म ले चुकी है। सो बेसिकली इसको हम प्राइमरी ट्यूमर भी बोल सकते हैं। सो ये बेनिन ट्यूमर का, यू कैन से हम इसको प्राइमरी ट्यूमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी का पहला ट्यूमर है जो कि अब नॉर्मल सेल की वजह से यहाँ पे बना है। सो ऑब्वियसली इस सेल के अंदर हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि इसके अंदर कुछ म्यूटेशंस आई हैं। और पॉइंट ये नहीं कि सिर्फ आप यहाँ से आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या एक ही म्यूटेशन काफ़ी है कैंसर करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो सिंगल सेल है, यूजुअली इसके अंदर एक सिंगल म्यूटेशन आती है, सबसे पहली म्यूटेशन, लेकिन उसकी वजह से ऑब्वियसली इसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं कैंसर सेल के। लेकिन क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं, इनका जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अबनॉर्मल होता है, इसके अंदर और भी ज़्यादा मल्टीपल म्यूटेशन जो हैं वो समय के साथ इकट्ठी होती रहती हैं। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे पास जो म्यूटेशंस हैं वो होती रहेंगी। सो बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ कि कैंसर आपको होता कैसे, तो आपके पास सिंपली आपको एक सिंगल अबनॉर्मल सेल चाहिए जिसके अंदर स्टार्टिंग की म्यूटेशन जो है हो चुकी है। तो ये हमारे पास लगा लीजिए एक सिंगल अबनॉर्मल सेल है। इसके बाद हमें एक म्यूटेशन चाहिए। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको सिर्फ एक सेल चाहिए, उसके अंदर आपको एक म्यूटेशन चाहिए, उसके बाद एडिशनल म्यूटेशंस भी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही म्यूटेशन आई और आपकी सेल जो है वो कैंसरस होगी। नहीं नहीं नहीं, आपके पास एक सेल के अंदर एक म्यूटेशन होगी, उसके बाद बहुत सारी म्यूटेशंस आएंगे, एडिशनल म्यूटेशंस भी बोल सकते हैं आप, और बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे, और इस तरीके से बनती है आपकी कैंसर। एक सेल, एक म्यूटेशन और एडिशनल चेंजेस। तो ये एडिशनल चेंजेस जो हैं, आपको ये तो बिल्कुल शुरुआत में ही चाहिए, रिक्वायर्ड एट द ओरिजिन। जो सिंगल सेल है और जो म्यूटेशन है रिक्वायर्ड आपको चाहिएंगी ओरिजिन के दौरान। लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, उसके लिए आपको एडिशनल चेंजेस भी चाहिएंगे। सो डेवलपमेंट ऑफ कैंसर के लिए आपको एडिशनल म्यूटेशंस या फिर हम कहें कि एडिशनल चेंजेस जो हैं वो भी चाहिएंगे। यूजुअली जब आप कैंसर को हम डायग्नोस करते हैं तो कैंसर के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, और उन बिलियंस ऑफ सेल्स में अलग अलग तरह की म्यूटेशन होती हैं। सो इसी के साथ अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं थोड़ा सा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि आप प्रूव कैसे करेंगे कि एक ही म्यूटेशन की वजह से कैंसर का ओरिजिन हो सकता है। इस थ्योरी को हम बोलते हैं कॉलोनल थ्योरी ऑफ ओरिजिन, या फिर कॉलोनल ओरिजिन थ्योरी। मतलब कि बेसिकली ये थ्योरी ये कहना चाहती है कि जितनी भी सेल्स एक कैंसर के अंदर होती हैं, उन सब का ओरिजिन एक सेल से होता है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक ऑब्वियसली एक कैंसर लेते हैं, जिसको हम कैंसर लेते हैं, लगा लीजिए CML लेते हैं। CML आप नाम आई डोंट थिंक कि सुना होगा, इसको बोलते हैं क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ये बेसिकली आपकी एक वाइट ब्लड सेल्स की ल्यूकीमिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही फेमस सिनेरियो देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। सो हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिलती है, इसके अंदर एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ये एक स्पेसिफिक तरह की कंडीशन है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसके अंदर कुछ सिनेरियोज इस तरह के होते हैं। लगा लीजिए, आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बेसिकली यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स आपको चाहिए। ओके, जो क्रोमोसोम जो है वो कौन से हैं आपके पास, मैं बताना चाहूँगा। आपको सबसे पहले एक तो चाहिएगा आपको क्रोमोसोम नंबर 9। तो लगा लीजिए ये मैंने क्रोमोसोम नंबर 9 लिया है यहाँ पे। थोड़ा सा दोस्त, आपको पता होगा कि क्रोमोसोम की जो है 2 क्रोमेटिड्स होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, दैट इज गोइंग टू बी क्रोमोसोम नंबर 22, जो कि काफ़ी छोटा होता है कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ। तो ये हमारा हो गया क्रोमोसोम नंबर 22। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारे पास सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास 2 क्रोमोसोम हैं, और यहाँ पे आप इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कंडीशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कैसे काम करता है। ये आपका क्रोमोसोम 9 है, ये आपका क्रोमोसोम 22 है। इसमें देखिए, जो आपकी छोटे वाली आर्म होती है इसको बोलते हैं क्यू आर्म, और जो बड़े वाली आर्म होती है उसको बोलते हैं पी आर्म। सो सॉरी, माय बैड,
जो छोटी होती है उसको पी बोलते हैं। सो ये आपकी जो छोटी आम है इसको पी बोलते हैं, जो बड़ी है उसको क्यू बोलते हैं। पी का मतलब पेटाइट, पेटाइट का मतलब स्मॉल। सो बेसिकली जो छोटी आम होती है उसको पी आम बोलते हैं और जो बड़ी आम होती है वो क्यू। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आपका सेम कंडीशन है, ये जो छोटी आम है ऊपर वाली ये पी है और नीचे वाली जो है क्यू है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रांसलोकेशन बेसिकली जो है कारण है। जो म्यूटेशन है एक तरह की वो ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन में आपको पता होगा कि क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस में आपने पढ़ा होगा कि जब एक क्रोमोसोम का टुकड़ा, मान लीजिए कि ये जो टुकड़ा है 22 का, ये यहाँ से उड़ के यहाँ पे आ जाए, उस कंडीशन के अंदर हम इस कंडीशन को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। मतलब जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी आर्म्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। रिवर्स ट्रांसलोकेशन भी होती है जिसमें मान लीजिए कि इसका पार्ट इसके पास चला जाएगा और इसका पार्ट इसके पास चला जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसलोकेशन। लेकिन नॉर्मल ट्रांसलोकेशन के अंदर होगा क्या, इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखिए सबसे पहले लगा लीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है आपकी क्यू आर्म का, 22 की क्यू आर्म का, वो ट्रांसफर हो चुका है कौन से सेल पे, सॉरी कौन से क्रोमोसोम पे, आपके 9 क्रोमोसोम पे। तो आपकी कंडीशन कुछ इस तरह की आएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिसके अंदर ट्रांसलोकेशन है। फॉर्म ट्रांसलोकेशन को लिखने का तरीका भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसलोकेशन जो है वो क्या है, 22 से आपकी 9 पे हुई है। तो इस कंडीशन को आप 22 की जो आर्म है उसकी जो लॉन्ग आर्म थी जिसको हम क्यू आर्म बोलते हैं, उसके अंदर से माइनस हुआ है सेगमेंट और 9 की क्यू आर्म पे एडिशन हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये हमारे पास जो कैंसर है जो CML है, क्रोनिक माइलोसिस ल्यूकीमिया, इसके अंदर अगर आप इसके सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर आप पाएंगे कि हर सेल्स के अंदर ऑल द कैंसर सेल्स इनके अंदर बहुत सारी म्यूटेशन होती है, लेकिन जो एक म्यूटेशन सबके अंदर कॉमन है वो है हैव फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। सबके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली फिलाडेल्फिया एक्चुअली में एक जगह का नाम है। ओके, यूएस के अंदर एक जगह है उसको बोलते हैं फिलाडेल्फिया। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब बात करते हैं कि जो आपके कैंसर सेल्स हैं और जो आपकी यू कैन से सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी द कैंसर सेल्स एंड द सोमेटिक सेल्स। तो इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी कैंसर सेल्स एंड द सोमेटिक सेल्स। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आप आराम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपको बस करना क्या है कि आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आपको बस मेंशन करना है कि ये नोट्स कहाँ से मिल सकते हैं और मैं आपको एक जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो देखिए सबसे पहली बात, नॉर्मल सेल्स, अब नॉर्मल सेल्स जो हैं उनकी वजह से हमारे पास ट्यूमर होता है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि एक सिंगल अबनॉर्मल सेल है वो आपके अलग अलग अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से वो आपके यू कैन से ट्यूमर को ओरिजिन देती है। इसके बाद जो ट्यूमर सेल्स हैं, जो आपकी ट्यूमर सेल्स हैं इनके अंदर म्यूटेशंस होती हैं ऑब्वियसली। जो ट्यूमर सेल्स हैं क्योंकि अबनॉर्मल सेल से बनी है तो इनके अंदर म्यूटेशन होती है। इन म्यूटेशंस को हम बोलते हैं सोमेटिक म्यूटेशंस। सो द ट्यूमर सेल्स दे कंटेन द सोमेटिक म्यूटेशंस। मतलब कि क्योंकि ऑब्वियसली जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, जो सिंगल अबनॉर्मल सेल है वो एक नॉर्मल, सबसे पहले वो एक नॉर्मल सोमेटिक सेल थी, उसके बाद वो एक अबनॉर्मल सेल बनी ड्यू टू सोमेटिक म्यूटेशंस। ओके, सो जो आपकी सोमेटिक म्यूटेशंस हैं इनकी वजह से जो आपकी नॉर्मल एक सेल थी वो बाकी सेल से अलग हो चुकी है। इसी के साथ साथ ये जो म्यूटेशन है ऑब्वियसली आपको पता होगा ये सोमेटिक सेल्स के अंदर जब होती हैं तो ये परसिस्टेंट है, मतलब कि ये रहने वाली हैं अपनी जगह पे। दूसरी बात ये हेरिटेबल है, मतलब कि एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी से उसकी नेक्स्ट जनरेशन सेल। तो बेसिकली ये यू कैन से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऑफ सेल्स में जाने वाली। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो डीएनए की पैकिंग वगैरह होती है उसके अंदर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर के अंदर में मॉडिफिकेशन आती है। इसी के साथ साथ और भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी जो डीएनए की सीक्वेंस है कभी कभी वो भी अल्टर्ड होती है, जो आपके नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं वो भी नहीं दिखते। सो काफ़ी चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस की वजह से जो आपकी एक नॉर्मल सोमेटिक सेल्स है वो कन्वर्ट होकर बनती है एक
यू कैन से अबनॉर्मल सेल, जिसकी वजह से आपको ट्यूमर होता है। अब देखिए फैक्टर्स जो हैं इसके बहुत सारे हो सकते हैं। आज के टाइम पे तो एक्चुअली अगर आप कहीं भी देखें, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है आजकल इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमने न्यू एडवांस की हैं, हमें पता नहीं है कि उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। तो इसके काफ़ी काजेज होते हैं। बेसिकली जो सबसे दो मेन, अगर मैं कॉजेज ऑफ इस चीज़ के कॉज को, जो आपकी ये म्यूटेशन है, इनके कॉजेज को अगर हम थोड़ा ट्राई करें डिस्कवर करने की, तो कॉजेज ऑफ म्यूटेशन में दो मेन म्यूटेशन जो है, दो मेन दो कॉजेज हैं, वो उभर के आते हैं। देखिए कॉजेज और भी हो सकते हैं, बट जो मेन है सबसे पहला है वो है आपका केमिकल कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजन यहाँ पे एक नई टर्म आई है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। दूसरी जो काफ़ी कॉमन चीज़ है वो है रेडिएशन। तो इन दो चीज़ों की वजह से यूजुअली आपको कैंसर जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक नई टर्म आई है जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो। ओके, सो कार्सिनोजन बेसिकली हैज़ द एबिलिटी टू कॉज कैंसर। तो आजकल काफ़ी चीज़ें लगभग आप बिलीव नहीं करेंगे, हर चीज़ में कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा डीपली रिसर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्सिनोजन मिल ही जाएगा। कभी कभी तो हमें पता भी नहीं होता है कि ये चीज़ कार्सिनोजेनिक है, हम उसे अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमें जो है कैंसर हो जाती है, पता भी नहीं लगता बेसिकली कुछ सिनेरियोज के अंदर। तो और एक्चुअली इसके लिए काफ़ी चीज़ें हमें जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये भी मेन कारण है हमारा। अब आप कहेंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए इसके पीछे एक रीज़न है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको आपने सुना होगा एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम। सो बेसिकली ये एक कैंसर है जो आपको तब होती है जब आप बहुत सारी यूवी रेज के कांटेक्ट में आते हैं। आप यूवी रेज के कांटेक्ट में आप कैसे आएंगे? यूजुअली जब आप बहुत ज़्यादा समय धूप में बिताते हैं तो आपका कांटेक्ट होता है बहुत सारी यूवी रेज की वजह से, इसको आप बेसिकली स्किन कैंसर भी बोल सकते हैं। अगर आपने जो वुल्वरीन के मेन कैरेक्टर हैं जो ह्यू जैकमैन हैं, उनको भी स्किन कैंसर है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1930s से पहले बहुत कम केसेस आपके जो है स्किन कैंसर के देखने को मिलते थे। लेकिन 1940s 50s 60s में जब से हमारी सनस्क्रीन, अगर आपको याद हो तो सनस्क्रीन का इजाद हुआ है, तब से इस कंडीशन में स्किन कैंसर के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप जाके ग्राफ भी देखेंगे, ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सनस्क्रीन कारण है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कुछ हो सकता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि जब तक हमारे पास सनस्क्रीन नहीं थी हमारे कैंसर के केसेस कम थे, लेकिन जब से हमने सनस्क्रीन का इजाद किया है हमारे स्किन कैंसर के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ कारण तो हो ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यूटेरस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना होगा। पहले इनके केसेस बहुत कम होते थे, लेकिन आज के टाइम पे इनके केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, लगभग हर 5 में से एक बंदा कैंसर से मर रहा है। तो इससे आपको ये भी पता लगना चाहिए कि कितनी खतरनाक बीमारी है। तो काफ़ी रीजंस होते हैं इनके। कुछ रीजंस ऐसे हैं जिनका हमें आइडिया ही नहीं है। तो केमिकल कार्सिनोजन जो हैं ऐसे टिपिकली ऐसे एजेंट होते हैं जो कि म्यूटेशन आपकी कॉज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो रेडिएशन है ये काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं, जो आपकी हाई पेनिट्रेंस रेडिएशन हैं। फॉर एग्जांपल हम यूवी रेज की बात करें तो अगर इनसे आपका अगर एक्सपोजर होता है, ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो आपकी ऑब्वियसली आपके अंदर म्यूटेशंस आ जाएंगी। आपके पास क्या आ जाएंगी? म्यूटेशंस। और म्यूटेशंस की वजह से आपके जो सेल है वो अब होकर कैंसरस हो सकती है। अगर आपने मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस देना चाहूँगा। गामा रेज, फॉर एग्जांपल आपने हल्क के बारे में ज़रूर सुना होगा। हल्क जो है उसका जो है यू कैन से एक्सपोजर हुआ था गामा रेज से, बन गया वो हल्क। होनी चाहिए थी उसको कैंसर, टेक्निकली स्पीकिंग। एक्सरेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरे, तो उसके लिए एक सीरीज में रेकमेंड करूंगा यहाँ, चेरनोबिल। काफ़ी एक अच्छी सीरीज है जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज। काफ़ी खतरनाक है अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए, अब बात करते हैं आगे। जो म्यूटेशंस हैं हमारी, क्या इसकी वजह भी कोई और? मान लीजिए कि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनके ऊपर आप हर नेचुरल चीज़ ले रहे हैं, कोई केमिकल और रेडिएशन से आप बिल्कुल दूर हैं, तो क्या उस सिनेरियो में आप ये कह सकते हैं यार आपको कैंसर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक्चुअली एक हमारे अंदर भी एक छोटी सी दिक्कत है। अगर आपको याद हो तो हमने जो पहला डिस्कस किया था,
पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट वाज डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ही कम एरर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एरर होते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मली 10⁻16 सेल डिविजन्स होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करूं, एक नॉर्मल लाइफ टाइम में इतने सारे सेल डिवीजन आपको एक लाइफ में आपको करने पड़ते हैं अगर आप ओबियसली। तो लेकिन दिक्कत क्या है, ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे ओबियसली, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन की जो एरर रेट है वो हमारी 10⁻⁻6 होती है, और ये आपकी क्या है, एरर रेट। हालांकि जो डीएनए यू कैन से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है और जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं वो इसको बढ़ा देते हैं, वो इसको 10⁻⁻12 तक भी ले जाते हैं कभी कभी। हालांकि यूजुअली जो है 10⁻⁻10-11 तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भले ये एरर रेट बहुत कम हो, तो इसको आप एक बार विजुलाइज करके देखिए ना कि मतलब मैं कितने कम कह रहा हूँ। मतलब 1 इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखिए कितनी, मतलब अगर आप देख पा रहे हैं तो मतलब वन एरर इन 1 ट्रिलियन। आई थिंक इससे ज्यादा एक्यूरेट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल हमारी पूरी बॉडी में 10⁻16 सेल डिविजन होते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी में ऐसे म्यूटेशंस जिनको हम सिंपल म्यूटेशंस हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के एरर की वजह से होती हैं, अगर इन दोनों डाटा को हम कंबाइन करें, इस डाटा को और इस डाटा को, तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो म्यूटेशंस हैं, सोमैटिक म्यूटेशंस जिनकी वजह से कैंसर होता है, वो नॉर्मली भी हो सकती है। तो भले ही आप केमिकल कार्सिनोजन से दूर हैं, आप रेडिएशन से भी दूर है, लेकिन नॉर्मली भी आपको सोमैटिक म्यूटेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। क्या इसका मतलब ये है कि हर सेल जिसके अंदर म्यूटेशन होती है वो कैंसर बन जाती है? ऐसा भी नहीं है। देखिए हमारी बॉडी जो है, भले ही इतनी ज़्यादा हमारे अंदर म्यूटेशंस होती हैं, सोमैटिक म्यूटेशन ऑब्वियसली जब भी आपकी बॉडी में होगी, जो हेल्दी सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन हम इस प्रोसेस को रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं। हमारी बॉडी जो है हर टाइम इस प्रोसेस में लगी रहती है कि अगर कोई म्यूटेशन किसी सेल के अंदर है तो उसको हम फटाफट उस सेल को या तो किल कर दें या उसको मतलब प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर डाल दें या उसको रोक दें, उसके सेल डिवीजन को। हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। तो बेसिकली सारे म्यूटेशंस आपको कैंसर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी फाइट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिनेरियो देखूं, आप यंग हैं, आपकी इम्यूनिटी जो है वो पीक पे, सो इम्यूनिटी पीक पे है, तो जब भी आपके अंदर सोमैटिक म्यूटेशंस होंगे या कोई सेल जो है वो कैंसरस बनने जा रही है, तो आपकी बॉडी उसकी देखभाल कर सकती है, उसको निपटा सकती है एक तरह से। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो गिरती जा रही है। अब जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी कम होगी, आप जो ये नई नई कैंसर सेल्स बन रही हैं इनको आप नहीं निपटा सकते, आपकी बॉडी इनके साथ लड़ नहीं सकती इस सिनेरियो के अंदर। तो इस सिनेरियो के अंदर यही कारण है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके अंदर कैंसर के केसेस, फॉर एग्जांपल यंग वंस में बहुत कम कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है कैंसर के केसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर कैंसर्स आपको ओल्ड एज में देखने को मिलेंगे। हालांकि आज के दिन जब हमारी यू कैन से आजकल नॉर्मल यंग लोगों की भी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि कैंसर सेल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी जो है हमारी वो ज़्यादा अच्छी अब नहीं रही है। पुराने समय में कैंसर के केसेस इतने नहीं होते थे। दो रीज़न है बेसिकली, हमारा जो खान पान है वो केमिकल मुक्त था, दूसरी बात लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती थी, लोग अपनी सेहत का ध्यान रखते थे। आजकल अगर हम किसी को बोलें कि 2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो उनको मौत आ जाती है। तो यही कारण है कुछ जिसकी वजह से आजकल जो है कैंसर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके और भी काफ़ी रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग है, आपने बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, आज के टाइम में कूल मानी जाती है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी ऑब्वियसली लंग कैंसर होता है। आपको बॉक्स पे देखने को भी मिलेगा कि लंग कैंसर है, लेकिन लोग पी रहे हैं ना। लेकिन उसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल हिरोशिमा और जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, ऑब्वियसली जो आपके एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, आप भगवान की दया से आज तक 2 ही गिराए गए हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे, बट उनकी वजह से भी ल्यूकीमिया के रेट जो हैं स्काई रॉकेट कर गए थे। आज के टाइम भी वहाँ पे ल्यूकीमिया के रेट ज़्यादा है नॉर्मल
नॉर्मल यू कैन से पॉपुलेशन से, और भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल लेट्स स्टडी द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जिनका एक्सपोजर जो है कार्सिनोजन से होता रहता है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अंदर भी जो है ये कैंसर्स देखना नॉर्मल बात है। बेसिकली उनकी लाइफ के 10 से 20 साल आप कम करके ही मानिए, तो 10-20 साल उनके कट हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस एक्सपोजर टू द केमिकल्स और यू कैन से द रेडिएशंस। सो इसकी वजह से, इसका फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैडम क्यूरी, अगर आपने नाम सुना, मैडम क्यूरी, इन्होंने जो है ये रेडियो एक्टिविटी की दुनिया में बहुत ही बड़ा नाम है, और इनका एक्सपोजर जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में काम करती थी, जिसकी वजह से हालांकि इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट आउट देयर, लेकिन इनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी, क्योंकि रेडिएशन पॉइजनिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक्सपोजर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इतना ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे तस्वीर भी लगा रखी है। सो उसके बाद अब बात करते हैं, देखिए हमारे पास जो कैंसर है वो यूं नहीं है कि कभी कभी वो जो है लेट भी होती है, इसको यू कैन से कैंसर जो है कभी कभी वेट भी कर सकती है, लेटेंसी पीरियड बोलते हैं इसको। लेटेंसी पीरियड मतलब कि लगा लीजिए कि आपका एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन एक्सपोज टू समथिंग कार्सिनोजन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में म्यूटेशन आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन आती है आपकी बॉडी में कैंसर हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। कैंसर, देखिए म्यूटेशन आना और कैंसर होना इसके बीच में इट इज अ लॉन्ग पीरियड, ओके, ऐसा नहीं होता कि आपको कैंसर हुआ और आपकी मौत होगी। यूजुअली सोमैटिक म्यूटेशन जब आपके हेल्दी सेल्स में आती है और जब आपको पूरी तरह से कैंसर होती है और जब आपकी डेथ होती है, तो इस फेज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। कभी कभी तो नॉर्मली 5 से 10 साल तो आप मान के चलिए, हालांकि डिपेंड करता है कि आप यंग हैं या ओल्ड है, म्यूटेशन कब आई थी, काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, कितना कार्सिनोजन आपने से आप एक्सपोज हुए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरे से बहुत ज़्यादा डेली एक्सपोजर ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर लेटेंसी पीरियड कम होगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं लेटेंसी पीरियड, मतलब कि द गैप बिटवीन यू कैन से बिटवीन द सोमैटिक म्यूटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लेटेंसी पीरियड। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.